विक्रम की बातें सुनकर श्रेया भी सोचने लगी कि भैया के यहाँ रहने से अच्छा है कि कुछ दिन दूर रहे। लेकिन अगर वो यहीं रहता और हर दिन उसे देखता तो यह सहन नहीं कर पाएगा। तूने ये क्या कर दिया अनु? तू कैसी थी और क्या बन गई? तूने मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों किया? श्रेया मन ही मन अनु को कोसते हुए सोच रही थी। विक्रम और जय घर से निकलकर सड़कों पर इधर उधर घूम रहे थे तो जय ने पूछा, क्या रे, बाहर चलेंगे बोला था, लेकिन आधे घंटे से बस यूं ही घुमा रहा है। आखिर बात क्या है? कहीं जाना भी है या नहीं? विक्रम ने बोला, घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था इसलिए बाहर ले आया और कार वहीं रोक दी। जय ने कार रुकते ही चारों तरफ देखा और फिर गुस्से में बोला, तू यहाँ क्यों लाया है? फिर से उसे देखकर दुखी होने के लिए, फिर वही दर्द सहने के लिए? क्यों कर रहा है ये सब? जो होना था वो हो गया, अब उससे दूर रह सकता है ना? वो अपनी जिंदगी जी रही है, तुझे अब उसकी क्या जरूरत? विक्रम उदास होकर बोला, यार ये मेरी पागलपन है। मैं अब भी नहीं मान सकता कि उसने गलत किया, लेकिन सबूत सामने है तो भी मैं यकीन नहीं कर पा रहा। फिर भी सच्चाई सामने है तो उसे झुठला भी तो नहीं सकता, लेकिन मैं उसे भूल भी नहीं पा रहा। वो कितनी मासूम थी यार। मैंने कभी उसे आई लव यू नहीं कहा, कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। हम दोनों ने कभी घंटों फ़ोन पर बातें नहीं की, एक बार भी ठीक से बातचीत नहीं हुई। फिर भी मैंने उसे पागलों की तरह चाहा, इतना चाहा कि अगर वो मेरी जान भी मांगती तो खुशी खुशी दे देता। लेकिन उसने ये सब किया, यह सोचकर मेरा दिल सहन नहीं कर पा रहा। मन बहुत बेचैन है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। लेकिन अगर मैं उसे एक बार भी ना देखूं तो चैन नहीं पड़ता। किसी भी हालत में उसे अपना बनाना चाहता हूँ। अगर वह सच बता देती कि आखिर हुआ क्या था तो मैं कुछ न कुछ करता ना। मुझे उस इंसान के पास जाना चाहिए जो उसकी प्रेगनेंसी का जिम्मेदार है। लेकिन जब सच सामने आने के बाद भी वह उस इंसान के पास नहीं गई तो आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ज़रूर कुछ बात है। पर अगर कोई ज़बरदस्ती भी की होगी तो यह कभी अपना मुंह खोलकर कुछ नहीं कहेगी। अगर यह भी कहती कि किसी के प्यार में पड़कर धोखा खाया है तो मैं उन सब बातों को भुलाकर इसे खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी में अपना लेता और उसे प्यार से रखता। लेकिन यह कुछ कह ही नहीं रही है ना, तो अब मैं क्या करूं? मुझे क्या कदम उठाना चाहिए? लेकिन वह चुप है, बताती ही नहीं कि क्या हुआ। ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उससे दूर नहीं रह सकता, वो मेरे अंदर तक बस गई है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। और ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? विक्रम ने गुस्से में स्टीयरिंग पर मुक्का मारा तो जय ने कहा, गुस्सा मत करो, टेंशन मत लो, पहले पता करो कि क्या हुआ है, अनु से पूछो। लेकिन यह सही समय नहीं है, वह भी टेंशन में होगी, उसने गलती की होगी या कुछ गलत हुआ होगा। लेकिन अगर यह बात घर में पता चली तो उसे घर में रहने की जगह नहीं मिलेगी, उसकी सौतेली माँ उसे बाहर निकाल देगी। लेकिन फिर भी देखते हैं, अगर वह घर से बाहर आती है तो चलो देखते हैं, हम यहीं बाहर ही वेट करते हैं। तभी अनु और वैष्णवी बाहर आए और ऑटो में बैठ गए। विक्रम ने उन्हें देखा, ये दोनों बहनें अब कहाँ जा रही है? विक्रम ने संदेह से सोचा और उनके ऑटो का पीछा करने लगा। जय ने पूछा, ये अभी कहाँ जा रही है? मुझे क्या पता, चलो पीछा करते हैं, विक्रम ने कहा और ऑटो का पीछा करने लगा। अनु और वैष्णवी एक बाइक शोरूम के सामने रुकी तो विक्रम ने सोचा, यहाँ इनका क्या काम है? बाइक कौन खरीद रहा है? और वो थोड़ी दूर पर अपनी कार रोककर देखने लगा। जय ने कहा, इन्हें बाइक से क्या काम? अगर कुछ खरीदना ही है तो स्कूटी खरीदेगी। चलो देखते हैं, पहले देखते हैं क्या हो रहा है। दोनों दोस्त सोचते हुए अनु पर नज़र रखने लगे। अनु और वैष्णवी ऑटो से उतरकर उसे पैसे देकर शोरूम में जाने लगी। अनु थोड़ी डरी हुई बोली, वैष्णवी, क्या यही वो शोरूम है जिसके बारे में तुमने बताया था? हाँ अनु, यही है, तुम क्यों डर रही हो? मैं सबको तुमसे मिलवाऊंगी। ये मेरे दोस्त का शोरूम है, वो मुझे अच्छे से जानता है। तुम्हारे लिए यहाँ एक सिस्टम वर्क की जॉब है। मैंने उसे बताया था कि तुम्हें सिस्टम का काम आता है, तुम कर लोगी ना? वैष्णवी ने पूछा। अनु ने कहा, हाँ वैष्णवी, कर लूँगी। वैष्णवी बोली, काम करने की जगह पर ऐसे डरोगी तो नहीं चलेगा। तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग बनना होगा। ऐसे डरते रहोगी तो वो लोग क्या सोचेंगे? अनु ने कहा।
नहीं वैष्णवी, ऐसी बात नहीं है, पहली बार है इसलिए थोड़ी घबराहट हो रही है। एक बार ज्वाइन कर लूँगी तो सब समझ आ जाएगा। और वो वैष्णवी के साथ उसके दोस्त के पास चली गई। वैष्णवी उसे अपने दोस्त के पास ले जाकर बोली, हाय राहुल। अरे हाय वैष्णवी, देखो मैंने कहा था ना कि जॉब चाहिए। ये है मेरी अनुदी, इनके लिए ही जॉब के लिए पूछा था। राहुल ने कहा, ओह सच में, हाय अनु जी। हाय, अनु ने थोड़े डरते हुए जवाब दिया। वैष्णवी ने कहा, राहुल, वो हमारे जैसे फ्री होकर रहने वाली लड़की नहीं है। वो बहुत डरपोक है और बेहद शांत स्वभाव की है। उसे तो हर चीज़ से डर लग जाता है। ये उसका पहली बार घर से बाहर निकलना है। मैं तो मना कर रही थी कि मत जा, घर पर ही रह, लेकिन नहीं, उसे जिद है कि जॉब चाहिए, इसलिए मैं उसे यहाँ लेकर आई हूँ। तो ज़रा ध्यान रखना और जॉब के बारे में अच्छे से समझा देना। अगर सब ठीक रहा तो वो कल से आकर ज्वाइन कर लेगी। राहुल ने कहा, ओके वैष्णवी। वैष्णवी बोली, ओके राहुल, थैंक यू। वह कल आकर ज्वाइन करेगी। अनु ने वैष्णवी से कहा, अब तो हमें चलना चाहिए है ना। दोनों शोरूम से बाहर आ गए। विक्रम शोरूम की तरफ झांक झांक कर देखने लगा और बोला, अरे इतनी देर से ये दोनों बहनें अंदर क्या कर रही है। जय ने सलाह दी, अरे यहाँ खड़े होकर माथा खराब करने से अच्छा है कि अंदर जाकर खुद ही देख ले, पता चल जाएगा। हाँ, जैसे हमें पता ही नहीं, अगर मैं अंदर चला गया तो वह मुझे देखकर ऐसे कांप जाएगी जैसे किसी डायनासोर को देख लिया हो। इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है, विक्रम सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा वैष्णवी और अनु बात करते हुए बाहर आ रही थी। जय ने इशारा किया, अरे देखो वो दोनों आ रही है। विक्रम और जय उन दोनों को देखते ही सोचने लगे, आखिर ये यहाँ क्यों आए थे। लेकिन वैष्णवी और अनु फिर से एक ऑटो में बैठकर वहाँ से निकल गई। अरे अब ये फिर कहाँ जा रही है। विक्रम तुरंत ऑटो के पीछे पीछे चलने लगा। जय ने हंसते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन चलो देखते हैं। वैसे भी तुम तो उन्हें छोड़ने वाले नहीं हो, जहाँ भी जाएगी तुम फॉलो करते ही रहोगे। कुछ देर बाद अनु और वैष्णवी का ऑटो एक शॉपिंग मॉल के सामने रुका। अनु ने पूछा, अब यहाँ क्यों आई हो वैष्णवी, कल से तुम जॉब पर जा रही हो ना, क्या तुम वही पुराने कपड़े पहनकर जाओगी। नए कपड़े लेने चलते हैं चलो, अनु बोली। अरे अभी क्यों वैष्णवी, मेरे पास कपड़े हैं, मैंने अभी लिए थे, वो काफ़ी है। अनु को ज़बरदस्ती खींचते हुए वैष्णवी बोली, लिए थे, ठीक है, वो रहने दो, अब नए डिजाइन आए हैं, चलो वो लेते हैं। अनु ने कितना भी कहा, वैष्णवी ने नहीं सुना तो अनु वैष्णवी के पीछे पीछे गई। वैष्णवी ने अनु के लिए 10-12 जोड़े कपड़े चुने और उसका बिल भी चुकाया। ये सब क्यों वैसु, मेरे पास है ना, अनु ने कहा। लेकिन वैष्णवी ने अनु की एक भी नहीं सुनी। इस तरह अनु के लिए शॉपिंग करके अनु को बाहर ले जाकर एक रेस्टोरेंट में ले गई। घर जाकर खाएंगे ना वैसु, फिर यहाँ क्यों। वैष्णवी ने गंभीर होकर कहा, ए हमेशा बुढ़ी औरत की तरह क्यों करती रहती हो, जिंदगी में थोड़ा मज़े भी करो। क्या सोचती हो, घर में बर्तन धोते, कपड़े धोते, घर साफ करते हुए ही रह जाओगी। तुम्हारी भी एक जिंदगी है, तुम भूल गई हो क्या। वैष्णवी की बात सुनकर अनु चुप हो गई। फिर वैष्णवी ने अनु का हाथ पकड़ते हुए कहा, दीदी इतने दिनों तक तुम घर में ही सिमटी रही, कभी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन अब जब तुमने खुद के बारे में सोचना शुरू किया है तो मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। मुझे पता है कि बचपन से ही तुम्हें कोई सहारा नहीं मिला, लेकिन अब आगे तुम्हें खुद अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, यह बात याद रखना। पहली बार अनु के कानों में दीदी शब्द पड़ा और ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरे ये इमोशनल होने का टाइम नहीं है, आज बस एंजॉय करो, कल से फिर नौकरी में लग जाओगी और हमारे लिए ऐसे मौके कम मिलेंगे, समझी। अनु ने अपने आंसू पोंछे और फिर बिरयानी, चिकन और अपनी पसंद के सारे आइटम्स ऑर्डर कर दिए। दोनों बहनें दिल खोलकर खा पी कर डेजर्ट में आइसक्रीम और जूस का भी मज़ा लेकर थोड़ी बहुत शॉपिंग करके घर लौट आई। जैसे ही अनु और वैष्णवी घर पहुंची, रत्ना हॉल में बैठी हुई थी। उसने गुस्से से अनु की ओर देखा और चिल्लाई, घर का काम छोड़कर कहाँ घूम रही थी। वैष्णवी ने कहा, माँ उसे मैं ही बाहर लेकर गई थी, तुम
तुम उसे क्यों लेकर गई थी? वैष्णवी ने समझाया। उसे जॉब मिल गई है, कल से वो ज्वाइन करने वाली है। उसे कुछ शॉपिंग करनी थी तो मैंने सोचा उसे लेकर चली जाओ। उसे शहर में कुछ भी ठीक से पता नहीं है ना, इसलिए। रत्ना ने हिकारत से कहा। क्या इसे जॉब भी मिल गई? किस बेवकूफ़ ने इसे जॉब दी? वैष्णवी ने माँ से सख्त लहजे में कहा। माँ, उसमें कोई कमी नहीं है। वो बीटेक कर रही है, उसे कहीं न कहीं नौकरी तो मिलनी ही थी। तुम उसे नीचा दिखाना बंद करो, अब तो समझ में आया ना। और हाँ, अब से घर के कामों में भी तुम्हें आधा हाथ बटाना होगा। जब वो नौकरी पर जाएगी तो घर में अकेली तू ही रहेगी। फिर उसके लौटने के बाद भी अगर तू उससे सारे काम करवाने की उम्मीद में रही तो वो कैसे मैनेज करेगी? क्या वो बाहर जॉब भी करे और घर के सारे काम भी? इसलिए अब से तू भी थोड़ा मेहनत करना शुरू कर दे, समझी? रत्ना चिढ़कर बोली। अरे, इस बीच तुझे उस पर इतना प्यार कैसे उमड़ने लगा? तू उसकी साइड क्यों ले रही है? क्या उसने तुझे कोई जादू की दवा पिला दी है? वैष्णवी ने कहा। हमारे घर में जो कुछ भी हो रहा है उसे देख सुनकर कोई भी उसकी साइड लेगा। ना मुझे ना किसी को कोई दवा पिलाने की जरूरत नहीं है, समझी? अब से उसे परेशान करना बंद करो। यह कहते हुए वैष्णवी ने फिर अनु से कहा। अब ये सब छोड़, जा अपने कमरे में, तुझे सुबह जल्दी उठना है ना। उसने अनु को उसके कमरे में भेज दिया और खुद भी अपने कमरे में चली गई। मेरी बेटी ने इसे सहारा क्या दे दिया? इसके तो परी निकल आए हैं, लेकिन मैं देख लूँगी। मैं इसे फिर से उसकी औकात याद दिलाऊंगी। रत्ना मनी मन गुस्सा बढ़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ अनु और वैष्णवी पहले रेस्टोरेंट गई, फिर शॉपिंग के लिए निकली। उन्हें हर जगह फॉलो कर रहा। विक्रम हैरानी से अपने दोस्त जय से बोला। ये क्या हो रहा है भाई? ये दोनों इतनी मस्ती में क्यों घूम रही है? जय ने कंधे उचकाकर कहा। मस्ती क्या, वीकेंड है ना। शॉपिंग करने आई होगी, फिर रेस्टोरेंट चली गई होगी, इसमें क्या बड़ी बात है? विक्रम ने सोचते हुए कहा। पर ये लड़की तो कभी बाहर निकलती ही नहीं थी, और देख अपनी बहन के साथ कितनी कंफर्टेबल है। ये दोनों अचानक इतने क्लोज कैसे हो गए? जय ने कहा। अब वो घर चली गई ना, तो हम भी घर चलते हैं। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अरे यार, बहुत भूख लगी है। जैसे ही जय ने कहा, विक्रम और जय अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर अनु ने घर के सारे काम निपटाए, सबके लिए खाना भी तैयार कर दिया और फिर अपनी नौकरी पर जाने के लिए तैयार होने लगी। फटाफट काम में लगी अनु को देखकर रत्ना गुस्से से सोचने लगी। देखती हूँ कितने दिन तक तू यूं ही खुश रहेगी। अगर तुझे फिर से इस घर की नौकरानी न बना दिया तो मेरा नाम भी रत्ना नहीं। तभी वैष्णवी बोली। माँ, मुझे टिफिन दे दो, कॉलेज जाना है। रत्ना मुंह फेर कर ताने मारते हुए बोली। जिससे मांगना है उसी से मांग, मुझसे क्यों कह रही है? वैष्णवी गुस्से से बोली। मैंने तुझसे पहले ही कह दिया था कि अनु ने घर के सारे काम कर दिए हैं, तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जब तक वो शाम को वापस नहीं आ जाती तुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आते ही वो फिर से सब संभाल लेगी। लेकिन क्या तू अपनी ही बेटी के लिए टिफिन नहीं बना सकती? अनु कोई नौकरानी नहीं है, वो भी तेरी बेटी जैसी ही है। पहले ये बात समझ ले, पर तू इस जन्म में सुधरने वाली नहीं। ये कहकर वैष्णवी गुस्से में अपना खाना लेकर खाने लगी और फिर अनु को आवाज़ दी। अनु। हाँ वैष्णवी। अनु पूरी तरह तैयार होकर बाहर आई। तैयार हो गई। मैं कॉलेज के रास्ते में ही तेरे ऑफिस के पास से निकलूंगी, तुझे छोड़ दूंगी, चल जल्दी कर। अनु ने जल्दी से एक 5 मिनट्स का इशारा किया, एक बॉक्स उठाया, तैयार हुई, हैंड बैग लिया और वैष्णवी के साथ बाहर आ गई। पापा, मैं जा रही हूँ, कहकर वह घर से निकल गई। मूर्ति जी को अपनी बेटी पर गर्व हुआ कि वह अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन इस बात की टीस भी थी कि वह उसकी ज़्यादा मदद नहीं कर सके। दूसरी ओर रत्ना अंदर ही अंदर जल रही थी। वैष्णवी ने अनु को उसके ऑफिस के पास उतारते हुए कहा। डर मत, मैंने तुमसे सबको मिलवा दिया है, काम भी तुम्हें आता है, बस आत्मविश्वास रखो और सीखने में झिझको मत, ठीक है? ओके बाय, अनु मुस्कुराकर कहा। बाय वैष्णवी, तुम भी ध्यान रखना, और ऑफिस के अंदर जाने लगी। तभी पीछे से वैष्णवी ने उसे आवाज़ दी। अनु। अनु रुककर मुड़ी। हाँ वैष्णवी, इधर आ एक बार, वैष्णवी ने इशारे से बुलाया। अनु उसके पास आई और पूछा,
क्या हुआ? वैष्णवी ने अपने बैग से एक नया एंड्रॉयड फ़ोन निकालकर अनु के हाथ में रख दिया। ये फ़ोन मैंने खास तुम्हारे लिए लिया है। इसमें सिम भी डाल दी है। मेरा नंबर और पापा का नंबर सेव कर दिया है। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझे कॉल करना, ठीक है? अनु ने थोड़ा हिचकते हुए कहा। लेकिन अभी इसकी क्या ज़रूरत है वैष्णवी? वैष्णवी ने सीरियस होकर कहा। अरे आजकल तो 10वीं क्लास के बच्चों के पास 2-3 फ़ोन होते हैं और तुम तो अब बीटेक खत्म करने वाली हो। तुम्हारे पास फ़ोन ना हो ये ठीक नहीं लगेगा। और वैसे भी फ़ोन चलाना तुम्हें आता है, फिर इसमें हिचकिचाहट कैसी? छोटी बहन की इस हल्की सी डांट पर अनु ने सर हिलाकर हामी भर दी। ठीक है, लेकिन तुमने ये सब खरीदा कैसे? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुमने कपड़े भी खरीदे, मोबाइल भी लिया। मुझे डर था कि माँ को फिर से पता चल गया तो वह डांटेंगी। माँ कुछ नहीं कहेंगी, वह रोज़ मुझे पॉकेट मनी देती है। मुझे पैसों की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो भी चाहिए होता है मैं माँ से कहकर ले लेती हूँ। लेकिन ये पैसे जो मैंने बचाए हैं वे तुम्हारे काम आ रहे हैं ना? रहने दो, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो मुझसे ज़रूर कहना, ठीक है? संकोच मत करना। कहते हुए वैष्णवी ने अनु को बहुत सारी हिदायतें दी और वहाँ से चली गई। अब तक अनु ने उसे हमेशा अपनी सौतेली माँ की बेटी की तरह ही देखा था, लेकिन अब उसे अपनी मोहब्बत में एक बहन की तरह अपनापन महसूस हो रहा था। अगर उसकी अपनी सगी बहन होती तो क्या वह भी इसी तरह होती? मगर अब उसे लग रहा था कि वैष्णवी उससे भी ज़्यादा करीब है। मोबाइल देखते हुए अनु अंदर चली गई। कल सबके साथ परिचय होने के कारण अगले दिन दफ्तर में हर कोई अनु को गुड मॉर्निंग अनु जी कहकर विश कर रहा था। अनु भी सभी को मुस्कुराकर जवाब देती हुई अपनी सिस्टम के सामने जाकर बैठ गई और भगवान को याद करके अपने काम में लग गई। दोपहर तक वह अच्छे से काम कर रही थी, लेकिन अचानक सिर भारी सा लगने लगा। वो वॉशरूम जाकर अपना मुंह धो आई और कुछ देर वैसे ही खड़ी रही। सुबह खाया हुआ नाश्ता उल्टी हो जाने की वजह से वो थोड़ी कमज़ोर महसूस कर रही थी। अपने दुपट्टे से चेहरा पोंछकर वो वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गई। बाकी सभी सहकर्मी लंच के लिए जा रहे थे और उन्होंने अनु को भी बुलाया। अनु जी, आप भी आइए, लंच कर लीजिए। अनु ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। अभी खाने का मन नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद खा लूँगी। अरे ऐसा क्यों? हम सब एक साथ लंच करते हैं, आप भी चलिए, उनमें से किसी ने कहा। अनु को कुछ अजीब सा लग रहा था। उसने हल्की आवाज़ में कहा, मुझे बस थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं कोई जूस पी लूँगी, आप लोग खाइए। अच्छा तो 1 मिनट रुकिए। कहते हुए उनमें से किसी ने अनु के लिए खुद जाकर जूस की एक बोतल ला दी और उसके हाथ में पकड़ा दी। सभी लोग उससे दोस्ताना अंदाज में बात कर रहे थे, जिससे अनु को भी अच्छा लगा। उसने मुस्कुराकर उन्हें धन्यवाद कहा और जब वे खाने में व्यस्त हो गए, वह उनके साथ बैठकर जूस पी रही थी। वे अनु के बारे में पूछ रहे थे और वह घर की सारी बातें बता रही थी। इस तरह सबके साथ मज़े करते हुए और अपना काम करते हुए अनु को समय का पता ही नहीं चला। ठीक उसी समय जब अनु का ऑफिस खत्म होने वाला था, अनु के ऑफिस का टाइम होते ही वैष्णवी उसे लेने आ गई। वैष्णवी को देखकर अनु बोली, अरे तू क्यों आई? मैं तो ऑटो से ही घर चली जाती। वैष्णवी ने कहा, मैं तो यहीं से जा रही थी ना घर, फिर तुम अकेली जाओगी इसलिए आ गई। अनु ने पूछा, लेकिन तेरा कॉलेज तो ऑफिस से पहले ही खत्म हो जाता है ना वैसु? वैष्णवी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं 1 घंटे अपने दोस्तों के साथ बातें करती रही, ठीक टाइम पर तेरे लिए निकल गई। हम रोज़ ऐसे ही जाएंगे, याद रखना, अगर मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं तुझे पहले ही फ़ोन कर दूंगी, ठीक है? अनु बोली, ठीक है वैसु। घर जाकर अनु बहुत थकी हुई थी, फिर भी थोड़ा काम करके खाना बनाकर फ्रेश होकर अपने कमरे में चली गई। जैसे ही वह बिस्तर पर लेटी, चार्जिंग पर लगा उसका फ़ोन बजने लगा। ये क्या है? कौन फ़ोन कर रहा है? मेरा नंबर वैष्णवी और पापा के अलावा किसी के पास नहीं है ना? कौन हो सकता है? अनु ने फ़ोन पर नंबर देखा लेकिन पहचान नहीं पाई। फिर भी फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उठाने के बाद दूसरी तरफ से कोई नहीं बोला तो अनु ने कहा, हेलो कौन? तुम्हें कौन चाहिए? दूसरी तरफ से विक्रम की आवाज़ आई। जैसे ही अनु ने विक्रम की आवाज़ सुनी, तुरंत पहचान गई और बोली,
विक्रम सर, बहुत अच्छे से पहचान लिया। मुझे लगा तुम भूल गई होगी। तो तुमने नौकरी ज्वाइन कर ली, फ़ोन भी ले लिया, अच्छे से नौकरी कर रही हो ना? तुम खुद कर रही हो या किसी ने करने के लिए कहा? अनु बोली, किसी ने करने के लिए कहा मतलब? विक्रम ने गुस्से से कहा, यही कि जिसने तुम्हें प्रेग्नेंट किया है, क्या वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को पाल नहीं पा रहा, इसलिए तुम्हें काम करने के लिए कहा? अनु ने पूछा, आपको मेरा नंबर कैसे मिला विक्रम सर? तो विक्रम बोला, क्या तुम कोई सेलिब्रिटी हो क्या जो मैं तुम्हारा नंबर नहीं निकाल सकता? अनु बोली, अब क्यों कॉल किया आपने? विक्रम ने कहा, ऐसे ही तुमसे मिलना था। एक बार मेरे पास आओगी? विक्रम सर, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, क्यों बार बार परेशान कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। विक्रम ने सख्त लहजे में कहा, अगर तुम कहोगी तो क्या मैं सुन लूँगा? बिल्कुल नहीं, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। विक्रम के सवालों पर अनु के चुप रहने पर विक्रम फिर बोला, क्या हुआ? फिर से मौन व्रत धारण कर लिया, चुप क्यों हो गई? अब आपको क्या चाहिए विक्रम जी? तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे का बाप कौन है? पहले ये तो बताओ। मैंने कहा ना कि ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। फिर क्यों बार बार वही सवाल पूछ रहे हैं? मतलब उसका नाम ही बता दो कम से कम। वो कोई हीरो वगैरह है क्या? क्यों उसका नाम छुपा रही हो? नाम जानकर अब आप क्या करेंगे विक्रम सर? मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे वो कहीं भी हो, और तुम्हारी शादी करवाऊंगा उससे। वो सब हम देख लेंगे, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विक्रम ने गुस्से से कहा, ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो और तुम क्या देख लोगी? तुम ही तो हो जो ये सब सह रही हो। और हाँ, क्या देख लोगी? बच्चा होने के बाद शादी करोगी, तब लोग तुम्हें क्या कहेंगे पता है? अनु बोली, तो कहने दीजिए, लोग मुझे ही तो कहेंगे, आपको क्या परेशानी है? विक्रम व्यंग से बोला, आवाज़ तो अभी ठीक निकल रही है, किसके भरोसे ये हिम्मत आई? पहले मेरे सामने बोलने से भी डरती थी, अब इतनी होशियार हो गई हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा ना, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं जैसे चाहूँ जी सकती हूँ, इसमें आप इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं? विक्रम बहुत गुस्से में बोला, ओह, क्या तुम्हारा जीवन तुम्हारी मर्जी से है? तुम कहाँ कहाँ किसके साथ घूमती रही हो और अब इस हालत में आ गई हो? मेरा जीवन मेरी मर्जी से है विक्रम जी, मुझे जैसे जीना है वैसे जीने का हक है, इसमें आपकी दखल अंदाजी क्यों है? विक्रम ने कहा, देखो, अगर तुम ऐसे बात करोगी तो मुझे गुस्सा आएगा, घर आकर मैं तुम्हें मारूंगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम बड़ी मासूम बनने का नाटक करती हो। अब तुम कितने नाटक कर रही हो, तुम्हें पता है? क्या ये बात तुम्हारे घर वालों को पता है? जब ये बात घर में पता चलेगी तब क्या होगा? तब तुम किसके पास जाओगी? अनु बोली, जहाँ मेरा मन करेगा वहाँ जाऊँगी। आपको क्या, मैं आपके पास तो बिल्कुल नहीं आऊँगी। क्या मैं सामने नहीं हूँ तो बड़ी बड़ी बातें कर रही हो? वह कौन है बताओ? अगर वह तुम्हें धोखा दे रहा है तो मैं उससे बात करूँगा। मैंने कहा ना, मेरे मामले आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो विक्रम जी? विक्रम ने कहा, परेशान नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, फिर भी मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। इसका मतलब है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। किसी के साथ भी घूम फिर कर धोखा हुआ हो तो बता दो, तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा मैं अपने बच्चे की तरह पालूंगा, तुमसे शादी कर लूँगा। प्लीज़ अनु, मेरी बात मान जाओ, तुम्हें मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, तुम मेरी जान से भी बढ़कर हो गई हो अनु। विक्रम की हर बात पर अनु का दिल दर्द से भर उठा। उसकी रोने की आवाज़ किसी को सुनाई न दे, इसलिए उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और रोती रही। मेरे पेट में पल रहा बच्चा किसी और का नहीं सर, आपका ही बच्चा है, लेकिन मैं आपको कैसे बताऊँ? नहीं बता सकती। मुझे माफ़ कर दीजिए विक्रम सर, माफ़ कर दीजिए। ऐसा कहकर वह अपने आप में सिमट कर रोती रही। ओए, कॉल पे हो क्या? विक्रम चिल्लाया, क्योंकि अनु चुप रही। हाँ बोलिए, विक्रम बोला। अभी तक जो कहा वो क्या फिर से कहूँ क्या? अभी तक मैंने जो कहा वो तुमने सुना नहीं? वो नामुमकिन है, आप मुझे भूल जाइए और दूसरी शादी कर लीजिए। प्लीज़ मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीने का हक है। प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए। विक्रम ने कहा, कितनी बार यही डायलॉग मारोगी? मुझे भूल जाओ, मेरी ज़िंदगी में मत आओ, मुझे छोड़ दो। ये बोल बोल कर तुम्हें बोरियत नहीं होती क्या? मुझे तो सुन सुन कर चिढ़ होने लगी है। आखिर तुम्हारी ज़िंदगी में हुआ क्या है, बताओ तो अनु।
प्लीज़ कुछ भी हुआ हो मैं सब कुछ मंजूर कर लूँगा। अगर तुम किसी से प्यार करती हो और उसने तुम्हें धोखा दिया है तो मैं तुम्हें उससे मिला दूँगा। अनु कुछ तो बताओ, ऐसे मत करो, हुआ क्या है? अनु बोली, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया है, मुझे दोबारा फ़ोन मत कीजिएगा। अनु ने फ़ोन काट दिया और बेड के नीचे बैठकर सिर पकड़कर रोने लगी। क्यों विक्रम सर हर बार किसी और का बच्चा बोलकर मेरी जान ले लेते हैं? मैं ऐसा करूँगी क्या? लेकिन सच आपके सामने नहीं ला सकती। मुझे ऐसे भी नहीं जीने दोगे क्या? जितना भी रोई उसका दर्द कम नहीं हो रहा था, इसलिए किसी तरह कुछ खा लिया और सो गई। ऐसे ही 10 दिन बीत गए। अनु ऑफिस जाने लगी। आप लोगों को नहीं लगता अनु विक्रम को कुछ भी नहीं बता रही है? इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि विक्रम अनु से इतना ज़्यादा प्यार करता है और अनु भी तो विक्रम से प्यार करती है, लेकिन फिर भी नहीं बता रही। हो सकता है कोई कारण हो, क्योंकि अनु इतनी भी पागल तो नहीं है। अनु का ऑफिस आना जाना सब वैष्णवी ही करती थी, उसे छोड़ना और लाना सब ठीक है समझकर। एक दिन अनु सुबह घर का सारा काम करके ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी कि बाहर से कॉलिंग बेल बजी। रत्ना जो हॉल में थी उसने कहा, अनु देखो कौन आया है। वो किचन में थी। तुम खाली ही तो हो, क्या कर रही हो? वैष्णवी गुस्से से कहती हुई दरवाज़ा खोलने गई। कौन आया है? समझ नहीं आने पर वैष्णवी ने पूछा, कौन है आप? आपको किससे मिलना है? अनु है क्या? विक्रम ने पूछा। वो जय के साथ अनु के घर आया था। हाँ है, वैष्णवी ने कहा, पर समझ नहीं पाई कि कौन आया है। विक्रम ने पूछा, आपके पिताजी है? वैष्णवी ने कहा, जी है, पर आप कौन हैं? विक्रम ने कहा, एक बार अपने पिताजी को बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है। ठीक है, अंदर आइए, बैठिए, वैष्णवी ने कहा और अपने पिताजी मूर्ति को बुलाया। अनु भी ऑफिस के लिए तैयार होकर आई। उसने अपने कमरे से बाहर आकर देखा कि कौन आया है, तो विक्रम और जय को देखकर वो हक्की बक्की रह गई। अनु को विक्रम तीक्ष्ण दृष्टि से देख रहा था। हे भगवान, ये यहाँ क्या करने आए हैं? क्यों आए हैं? अनु सोचते हुए टेंशन में अपनी चुन्नी मरोड़ने लगी। मूर्ति हॉल में आए और विक्रम के सामने वाले सोफे पर बैठकर बोले, नमस्कार बाबू, आप कौन हैं? उन्हीं के पास ही बैठी रत्ना भी विक्रम की ओर देखती हुई, इनको मेरे पति से क्या काम होगा सोचते हुए उत्सुकता से टीवी बंद करके देखने लगी। नमस्ते अंकल, मेरा नाम विक्रम है। हम अनु के साथ उसी के कॉलेज में पढ़ते थे। हमारी पढ़ाई पूरी हो गई है, हम अब यूएस जा रहे हैं। विक्रम ने कहा। अनु मेरी जूनियर है। और यह सुनकर सबकी निगाहें अनु पर टिक गई। अब ये क्या कहेंगे? इस डर से अनु वहाँ सब कुछ देखती रही। विक्रम सीधे मुद्दे पर आ गया। अंकल, मैं अनु से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। इसी बारे में आपसे बात करने आया हूँ। अगर आप ठीक समझते हैं तो मैं अपने माँ बाप को लेकर आऊँगा। यह सुनकर अनु की आंखें बड़ी हो गई और रत्ना को गुस्सा आ गया कि क्या उसे इतना बेहतर लड़का मिलेगा। विक्रम की बात सुनकर मूर्ति जी अनु की ओर देखते हैं। अगर आप चाहे तो आप मेरे परिवार के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मेरे पिताजी एक बिजनेसमैन हैं और हम जिस कॉलेज में पढ़ते थे वो भी हमारा ही है। वहाँ के प्रिंसिपल भी मेरे पिताजी है। मेरे माँ बाप और मेरी बहन घर पर रहते हैं। मैं अनु से शादी करके उसे यूएस ले जाना चाहता हूँ। वो मेरी जान है अंकल। आपको यह सब अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे फ़ोन करके बता दीजिएगा कि आपकी क्या राय है। विक्रम ने अपना नंबर उन्हें दिया और कहा, मैं जा रहा हूँ अंकल, ध्यान रखिएगा अनु का। मुझे उम्मीद है कि आप शादी के लिए हाँ कह देंगे। विक्रम ने अपनी बात पूरी की और जय को लेकर वहाँ से चला गया। उसकी बातों से अनु का दिल 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से धड़कने लगा। अनु सोचने लगी, ये क्या कर रहे हैं विक्रम जी? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? विक्रम और जय के चले जाने के बाद अनु के पिता मूर्ति जी ने उसे पुकारा, इधर आओ अनु। हाँ पापा, कहते हुए अनु उनके पास चली गई। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, तुम्हें वो लड़का पसंद है? क्या हमें शादी की बात करनी चाहिए? अनु ने डर डर कर जवाब दिया, मुझे शादी नहीं करनी पापा। रत्ना ने तंज कसते हुए कहा, अब क्या बहाना बना रही हो? लड़का बहुत अमीर है, फिर भी तुम मना कर रही हो। वो लड़का तुम्हें खोजते हुए घर तक आया है और तुम यहाँ बैठी नखरे दिखा रही हो।
अच्छे खासे अमीर लड़के को जाल में फंसा लिया। अब और क्या चाहिए, शादी करके यहाँ से चले जाओ, कब तक हमारे ऊपर बोझ बनी रहोगी। मूर्ति जी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कड़े लहजे में कहा, रत्ना जुबान संभालो, जब तक मेरा हाथ उठा नहीं तब तक मत बोलो। रत्ना तिल मिला गई। अच्छा, अब आप मुझ पर हाथ उठाएंगे? क्या गलत कहा मैंने? आपको अपनी बेटी की करतूतें दिख नहीं रही? कॉलेज में उसी लड़के के साथ घूमती रही, तभी वह इतना हिम्मत करके घर तक आ गया और आपसे शादी की बात कर रहा है। मूर्ति जी गहरी सांस लेकर बोले, मेरी बेटी ऐसी नहीं है रत्ना, तुम चुप रहो, मैं अनु से बात कर रहा हूँ। फिर उन्होंने अनु की ओर देखा। बेटा, लड़का अच्छा है, विदेश जाना चाहता है, फिर तुम्हें क्यों पसंद नहीं? वैष्णवी भी उलझन में अनु की ओर देख रही थी, मानो जानना चाहती हो कि वह उस लड़के से शादी क्यों नहीं करना चाहती। अनु ने दृढ़ता से कहा, पापा मुझे यह शादी नहीं करनी, प्लीज़ मुझ पर दबाव मत डालिए। रत्ना फिर से भड़क गई। जब वो लड़का खुद तुम्हारे घर तक आ गया तो अब तुम्हें क्या दिक्कत है शादी करने में? अनु बोली, मैंने कहा ना कि मुझे पसंद नहीं है माँ, फिर आप ऐसे क्यों बात कर रही है? रत्ना फिर बोली, तो क्या उस लड़के से शादी करोगी या बिना शादी किए हमारे घर में ही पड़ी रहकर रोती रहोगी? मैं शादी करने का सोच ही नहीं रही हूँ माँ, और वैसे भी मैं आप लोगों पर कोई बोझ नहीं हूँ, जॉब कर रही हूँ ना। बस 2-3 महीने और इंतज़ार कर लीजिए, मैं अपने पैरों पर पूरी तरह खड़ी हो जाऊंगी और अलग रहूंगी, आपको मुझसे कोई परेशानी नहीं होगी। अनु ने सीधे सीधे कह दिया। रत्ना ने ताना मारा, अरे अभी जॉब को 2 महीने भी नहीं हुए और देखो इसे तो खूब अकड़ आ गई है, देख रहे हैं कितनी बड़बोली हो गई है। मूर्ति जी बोले, अरे इसने कौन सी बड़ी बात कह दी, बस यही तो कहा कि अपने पैरों पर खड़ी होगी, इसमें गलत क्या है? इतना बहस देखकर तनाव और बीपी बढ़ जाने के कारण अनु को चक्कर आने लगा। जैसे ही वह गिरने लगी, वैष्णवी दौड़कर उसे संभाल लिया। अनु, क्या हुआ अनु? उसने घबराकर उसकी गाल थपथपाई, लेकिन अनु बेहोश हो गई। फौरन ही वैष्णवी घर के पास वाले आरएमपी डॉक्टर को बुला लाई। उन्होंने अनु को सोफे पर लिटाया। रत्ना बेहोश पड़ी अनु को चिढ़ते हुए देख रही थी, जबकि मूर्ति जी डर के मारे उसके हाथ पैर मल रहे थे। यह सोचकर कि उसे क्या हो गया, डॉक्टर ने नाड़ी पकड़कर अनु की जांच की और कहा, यह लड़की प्रेग्नेंट है। रत्ना का मुंह हैरानी से खुला रह गया, जबकि मूर्ति और वैष्णवी यह सुनकर अस्तबद रह गए, जैसे किसी ने उन्हें पत्थर बना दिया हो। डॉक्टर ने कहा, 5 मिनट में लड़की को होश आ जाएगा, और वो वहाँ से चले गए। रत्ना गुस्से से अनु को घूरते हुए मूर्ति की तरफ मुड़ी। देख लिया, तुम कहते थे कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है, बड़ी नैतिकता की बातें करते थे, अब देखो उसने कितना बड़ा कांड कर दिया, कहकर मूर्ति की ओर बढ़ी। अनु के प्रेग्नेंट होने की बात सुनते ही मूर्ति को कुछ समझ नहीं आया, वे जरबत खड़े रह गए। वैष्णवी परेशान थी, अनु प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? वह तो लड़कों से बात तक नहीं करती, घर के बाहर कभी जाती नहीं, सिर्फ कॉलेज जाती है और समय पर लौट भी आती है, फिर ये कैसे हुआ? रत्ना गुस्से से कांपते हुए बोली, देखो कैसे नीच हरकत करके बेफिक्र सो रही है, कहकर उसने टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया और अनु के चेहरे पर उड़ेल दिया। पानी के छींटे पड़ते ही अनु झटके से उठकर बैठ गई। बस यही देखना था रत्ना को। उसने अनु के बाल पकड़कर जोर से खींचा और चिल्लाई, कैसी बेहुदा हरकत करके आई है तू? मेरा पति तुझे सिर पर बैठाए घूमता था ना, अब बता किसके साथ घूमा करती थी, किसके साथ गलत काम किया तूने? इतना कहते ही रत्ना ने अनु के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वह थप्पड़ इतने जोर से था कि वह नीचे गिर गई। फिर भी रत्ना ने अनु को नहीं छोड़ा और उसे उठाकर अपनी मर्जी से पीटती रही। बोल नीच, तूने इतना घटिया काम कैसे किया? शादी से पहले किसके साथ घूमकर तूने पेट भर लिया? अगर बाहर पता चला तो हमारे घर की इज्जत का क्या होगा? तुझे याद है तेरी एक बहन भी है, तू ऐसा करेगी तो उसकी जिंदगी पर क्या असर होगा? यह कहते हुए रत्ना अनु को मन भर के पीटती और गालियां देती रही। अनु पहले ही काफी पीट चुकी थी, तो वैष्णवी ने रत्ना को रोकते हुए कहा, माँ मैं बात करती हूँ, आप रुक जाओ। वैष्णवी ने अनु के कंधे पर जोर से हाथ रखते हुए कहा,
क्या है ये अनु? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तू ऐसा करेगी। आखिर ये सब क्या है? इस प्रेगनेंसी की वजह कौन है? रत्ना के पीटने और वैष्णवी के पूछने पर भी अनु ने मुंह खोलकर जवाब नहीं दिया, बस रोती रही। तुझसे ही पूछ रही हूँ अनु, बता इस प्रेगनेंसी का जिम्मेदार कौन है? वैष्णवी के बार बार पूछने पर भी अनु ने अपना मुंह नहीं खोला। तो रत्ना फिर बोली, वो क्या बताएगी? पता नहीं कितनों के साथ घूमी होगी, अब किसका नाम ले उसे खुद ही नहीं पता होगा। रत्ना की बातों से अनु ने जोर से आंखें बंद कर ली। हे भगवान, मन ही मन सोचने लगी, इतनी इज्जत से पूछ रहे हैं तो भी नहीं बता रही है। बोल नीच बोल, तुझे रास्ते पर भीख मांगने वाले से भी शादी करवा देते हम, तू तड़प रही है तो क्या हम तुझे शादी करके विदा नहीं कर सकते थे? यह सोचा था क्या तूने? रत्ना ने अनु के बाल पकड़कर उसे पीटते हुए कहा, अब तू 1 मिनट भी मेरे घर में नहीं रहेगी। तू यहाँ रहेगी तो मेरी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। जा यहाँ से, चली जा। रत्ना ने अनु को दरवाजे तक धकेल दिया। जा रही हूँ माँ, कहते हुए अनु ने अपने 2 महीने की कमाई जो उसके हैंडबैग में थी उसे उठाया और अपने पिता की तरफ एक बार देखकर उस घर से बाहर निकल गई। अनु के जाते हुए भी मूर्ति जी कुछ नहीं बोल पाए। उन्हें अपनी बेटी पर बहुत भरोसा था, लेकिन अनु को अब उन्हें कुछ कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। इतने दिनों से हम तुम्हारी बेटी के बारे में कह रहे थे, क्या तुमने सुना? अब देख लिया उसकी असली सच्चाई। उसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अगर किसी ने उसे दोबारा इस घर में लाने की कोशिश भी की तो अच्छा नहीं होगा। मैं साफ कह रही हूँ। रत्ना गुस्से में बोलते हुए अपने कमरे में चली गई। इधर अनु को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए और यूं ही सड़क पर पैदल चलने लगी। अनु को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए, इसलिए वह बिना किसी दिशा के सड़क पर चलने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिससे रास्ता भी धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। सिर्फ एक रात ने उसकी जिंदगी को इस मोड़ पर ला खड़ा किया, वही रात जो उसने उसके साथ बिताई थी। अगर सब कुछ ठीक होता तो आज वह विक्रम की पत्नी बनकर उसके घर की बहू होती, वहाँ किसी महारानी की तरह रहती। लेकिन शायद वह इसके काबिल नहीं थी, तभी तो आज वह अकेली बेसहारा बिना किसी मंजिल के इस सफर पर निकल पड़ी थी। रास्ता धुंधला दिख रहा था, इसलिए उसने अपने आंसू पोंछे और थकान महसूस होने पर सड़क किनारे रखी एक बेंच पर बैठ गई। तभी उसका फोन बजने लगा। यह क्या, फोन मेरे पास ही है, यह सोचते हुए उसने बैग में फ़ोन तलाशना शुरू किया। ऑफिस के लिए तैयार होते समय उसने ज़रूरी चीज़ें पहले ही बैग में रख ली थी, जिससे उसका फ़ोन भी बैग में ही रह गया था। ऑफिस में अनु के साथ काम करने वाली एक लड़की उसे कॉल कर रही थी। अनु ने कॉल उठाई। वो लड़की उधर से बोली, हेलो अनु। अनु बोली, हाँ मेनका। मेनका बोली, क्या बात है अनु, आज ऑफिस क्यों नहीं आई? क्या हुआ? कम से कम ये तो बता देती कि नहीं आ रही हो। अनु ने मेनका से कहा, क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? मेनका बोली, हाँ बोलो ना अनु। अनु ने कहा, मुझे एक कमरा किराए पर चाहिए, कहीं मिल जाएगा? मेरे घर से ऑफिस बहुत दूर पड़ता है, मैं अलग रहना चाहती हूँ। तुम्हें घर में मेरी स्थिति पता है, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? मेनका बोली, अरे हाँ, 1 मिनट रुको, हम जहाँ रहते हैं उसी लाइन में एक घर खाली है, पर मुझे नहीं पता कि अभी खाली है या नहीं। मैं पता करके तुम्हें 5 मिनट में कॉल करती हूँ। अनु मेनका का फ़ोन आने का इंतज़ार करती हुई वहीं बैठी रही। 10 मिनट बाद मेनका का फ़ोन आया। सिंगल बेडरूम का घर है, चलेगा, किराया 4,000 रुपये महीना है। अनु ने सोचा कि इस हालत में उसे कहीं तो रहना है, कुछ भी हो चलेगा। उसने कहा, हाँ मेनका, मैं रह लूँगी, पर क्या मैं अभी घर जाकर देख सकती हूँ? क्या तुम आ सकती हो? पता बता दो तो मैं भी आ जाती हूँ। मेनका ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पता भेज देती हूँ। मैं अपने बॉस से परमिशन लेकर आती हूँ, तुम पते पर इंतज़ार करना। अनु ऑटो लेकर बताए हुए पते पर रवाना हो गई। अनु के पहुँचने के 10 मिनट बाद मेनका भी वहाँ आ गई। मेनका ने कहा, चलो अनु, घर देखते हैं, और अनु को घर के अंदर ले गई। एक छोटा घर, एक बेडरूम, एक छोटा हॉल, बेडरूम में ही अटैच बाथरूम, हॉल में एक तरफ छोटा सा किचन टाइप। मेनका बोली, पसंद आया या नहीं?
पसंद आया। मेनका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी मदद करने के लिए, अनु ने कहा। और 1 महीने का एडवांस पहले ही देना है कहने पर मेनका को पैसे दे दिए। मेनका ने कहा, तुम्हें रहने के लिए सामान भी चाहिए होगा, वह कैसे होगा? अनु ने पूछा। तुम आज ऑफिस जाओगी या फिर? मेनका ने कहा, अब नहीं जाऊंगी। कोई काम है क्या? फिर बोली, चलो शॉपिंग करके घर के लिए ज़रूरी सामान ले आते हैं। अनु ने कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मेनका ने कहा, हम वैसे भी खाली है, चलो लेकिन रुको, मैं अभी आती हूँ। और उसी लाइन में मेनका अपने घर जाकर अनु के लिए और अपने लिए खाना ले आई। अनु को भी बहुत भूख लगी थी। थैंक यू मेनका कहकर उसने 2 पूरियाँ खाई और मेनका और अनु शॉपिंग के लिए निकल गए। घर के लिए ज़रूरी सामान, इंडक्शन स्टोव, कुछ बर्तन, एक सिंगल बेड और घर के लिए ज़रूरी चीज़ें, 1 महीने का राशन, सब कुछ मेनका ही ले रही थी। अनु के मना करने पर भी सब कुछ लेकर बिल पे करके एड्रेस बता दिया और वहाँ पहुँचाने के लिए कहा। अनु ने कहा, मेनका अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, क्या ये सब अभी ज़रूरी है? मेनका ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और मुझे ये भी समझ आ गया कि जब तक घर में कुछ न हुआ हो तुम यूँ बाहर नहीं निकलती। अगर तुम्हें बताने का मन हो तो मुझे दोस्त समझकर बता सकती हो, मैं खुद तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी। लेकिन अभी के लिए मैंने सिर्फ ज़रूरी चीज़ें ही ली है। वैसे भी तुम नौकरी कर रही हो ना, तुम बाद में दे सकती हो। जब तक मेरे पास है तुम मुझसे ले लो, लेकिन प्लीज़ गलत मत समझना, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, इसलिए तुम्हारी मदद कर रही हूँ, ठीक है? अनु मेनका की बात टाल नहीं पाई। मेनका ने उसकी मदद की, जिससे उसके प्रति उसका सम्मान और भी बढ़ गया। अनु को कुछ कपड़ों की भी ज़रूरत थी तो वह भी खरीद लाई। अनु ने उसे मना भी किया, लेकिन उसने जिद करके ज़रूरी चीज़ें ले ही ली। जब वे घर पहुंची तब रात के 7 बज चुके थे। उन्होंने जो भी सामान खरीदा था वह घर लाने के बाद सहेज दिया। फिर घर साफ करते करते रात के 11 बज गए। मेनका ने अनु का साथ दिया, उसकी मदद की और बोली, मैंने तुम्हारे लिए बाहर से डिनर मंगवा लिया है, हॉल में रखा है, खा लेना। मैं अपने घर जाकर खाकर सो जाऊंगी। कल सुबह 7 में ऑफिस चलेंगे, मैं तुम्हें लेकर चलूंगी। अगर तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे बताना। यह कहकर मेनका वहाँ से चली गई। सुबह से लेकर अब तक रत्ना की मार खाने के बाद घर की सफाई और बार बार घूमने की वजह से अनु बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। ऊपर से भारी काम करने के कारण उसके पेट में भी तेज दर्द हो रहा था। मेनका जो खाना लाई थी उसे खाने का भी मन नहीं हो रहा था। वह सीधे अपने बेडरूम में गई और बिस्तर पर गिर पड़ी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी उसे याद आया कि अब तक उसने हॉस्पिटल में जाकर अपना चेकअप भी नहीं करवाया था। कल ऑफिस से आने के बाद शाम को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। यह सोचते हुए उसे कुछ खाने का मन नहीं हुआ और वह पेट दर्द के साथ ही सो गई। सुबह अलार्म बजने की वजह से वह जल्दी उठ गई, लेकिन कमजोरी अभी भी बनी हुई थी। हाँ, पेट दर्द पहले से थोड़ा कम लग रहा था। वह जल्दी से उठकर घर की सफाई करने लगी, भगवान के सामने दीप जलाया और अपने लिए लंच तैयार किया। फिर उसने उपमा खाया और मेनका को कॉल करके बताया कि वह ऑफिस के लिए तैयार हो चुकी है। मैं नाश्ता कर रही हूँ, 10 मिनट इंतज़ार करो, मैं आ रही हूँ, ऐसा मेनका ने कहा। ठीक है कहकर अनु ने अपना लंच बॉक्स अपने हैंडबैग में रखा, घर को लॉक किया और बाहर मेनका का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर में मेनका अपनी स्कूटी लेकर अनु के सामने आकर रुक गई। अनु और मेनका दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। ऑफिस में अनु ने अपना काम अच्छे से निपटाया, दोपहर का लंच भी कर लिया और फिर शाम को मेनका के साथ घर लौट आई। शाम को फ्रेश होते ही उसे हॉस्पिटल जाना था, इसलिए वह तैयार होकर ऑटो में बैठकर निकल गई। थोड़ी ही दूरी पर स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर उसने रिसेप्शन पर डॉक्टर से मिलने की जानकारी ली। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, अभी 2 पेशेंट और हैं मैडम, उनके बाद आपका नंबर आएगा, आप बैठ जाइए। आधा घंटा बैठने के बाद एक नर्स आई और बोली, मैडम आइए, आपकी बारी आ गई है। अनु
गैनेकोलॉजिस्ट के कैबिन में अंदर गई। बताइए, डॉक्टर ने पूछा। अनु ने कहा, मैडम मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन 2 महीने से चेकअप नहीं कराया है। डॉक्टर ने पूछा, अच्छा इतनी देरी क्यों की? अनु ने कोई न कोई बहाना बनाते हुए कहा, मैडम हमारी लव मैरिज हुई है और मेरे पति भी इन दिनों काम के सिलसिले में दूसरे शहर गए हुए हैं, इसलिए चेकअप करवाने में देर हो गई। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, और अनु के सभी टेस्ट किए, साथ ही स्कैनिंग भी की और बच्चे की दिल की धड़कन भी चेक की। बेबी की हार्ट बीट सुनते ही अनु की आंखों में आंसू भर आए। अगर आप अभी मेरे पास होते तो कितना अच्छा होता विक्रम जी, उसने मन ही मन सोचा। जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर ने दवा लिखते हुए कहा, तुम बहुत कमज़ोर हो बेटी, अगर तुम कमज़ोर रहोगी तो ऑटोमेटिकली बेबी भी कमज़ोर रहेगा। तुम्हें हेल्दी रहना होगा, अच्छा खाना खाना होगा और तुम्हारा ब्लड लेवल भी काफ़ी कम है। ये दवा रोज़ाना लेनी है और हर महीने रेगुलर चेकअप के लिए आना ज़रूरी है। जी मैडम कहकर अनु ने दवा ली और घर की ओर चल पड़ी। हॉस्पिटल की फाइल हाथ में पकड़े हुए दवा बैग में डालते हुए वह सड़क पर चल रही थी कि अचानक उसके सामने 2 गाड़ियां आकर रुकी। अनु को यकीन था कि एक कार में विक्रम ही होगा, लेकिन दूसरी कार किसकी थी यह समझ नहीं पा रही थी। पहली कार से विक्रम उतरा, जबकि दूसरी कार से वैशांक बाहर आया। दोनों अनु के सामने आकर खड़े हो गए। विक्रम ने अनु के हाथ से फाइल छीनते हुए पूछा, कहाँ चली गई थी? अनु चुपचाप खड़ी रही, कुछ बोली नहीं। उसकी चुप्पी देखकर वैशांक ने भी फाइल में झांक कर देखा। विक्रम ने फिर सवाल किया, तो तुम हॉस्पिटल गई थी, ठीक है, लेकिन अकेली गई थी या कोई और भी साथ आया था? विक्रम लगातार बोल रहा था, लेकिन अनु बिना किसी भाव के बस उसे देखती रही। विक्रम ने फिर पूछा, तुम आखिर रह कहाँ रही हो? घर क्यों नहीं गई? जब तुम्हारे घर गया तो तुम्हारी बहन ने सीधे मुझ पर गुस्सा निकाल दिया। क्या घर में तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया? फिर भी चाहे वो बच्चा किसी का भी हो, मैंने कहा था कि मैं तुमसे शादी करूँगा और उसे अपना बच्चा मानूंगा। फिर तुम्हें क्या हो गया है जो शादी के लिए मना करके घर छोड़ दिया? क्या तुम्हें लगता है कि बाहर अकेले रहना आसान है, वो भी बिना किसी सहारे के? विक्रम को चिढ़कर देखते हुए वैशांक ने कहा, हेलो, तुम थोड़ा रुकोगे? मुझे भी कुछ बोलना है। पहले तुम यहाँ से निकलो, मुझे पहले अनु से बात करनी है। विक्रम ने गुस्से में कहा और अनु का हाथ पकड़ लिया। वैशांक ने गुस्से में कहा, मैं उससे बात करने जा रहा हूँ। उससे बात मत करने के लिए कहने वाला तू कौन होता है? उन दोनों की बातों पर अनु उन दोनों की तरफ देख रही थी। वैशांक ने अनु का दूसरा हाथ पकड़कर कहा, देखो अनु, तुम्हारे प्रेगनेंसी के बारे में मुझे भी पता है, आजकल ये सब आम है। उस दिन तुम्हारे घर में झगड़ा हो रहा था, तभी मैं तुम्हारे घर आया था, लेकिन तुम्हारे बाहर जाने के बाद मैं वहाँ से चला गया। इसकी बातों पर मत जाना अनु, यह आज तुम्हें शादी करने के लिए कह रहा है, कल कहेगा कि मैं किसी और का बच्चा क्यों पालूं, इसलिए इसे छोड़कर मुझसे शादी कर लो अनु। प्लीज़, मैं तुम्हें कभी ऐसी बातें नहीं कहूँगा। तुम्हारे बच्चे को मैं अपने बच्चे से भी बढ़कर रखूँगा, प्रॉमिस। मैं छोड़ नहीं सकता अनु, मेरी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ तुमसे। प्लीज़ मुझे मना मत करना अनु। वैशांक बोलता ही जा रहा था। विक्रम का तो बीपी ही बढ़ गया। विक्रम ने वैशांक का कॉलर पकड़ लिया और बोला, तू कौन होता है इसे बचाने वाला? वैशांक ने भी विक्रम का कॉलर पकड़ लिया। उन दोनों की लड़ाई देखकर अनु चिढ़कर अपनी फाइल लेकर वहाँ से जाने लगी। अनु को जाते देख दोनों ने फिर अनु का हाथ पकड़कर, प्लीज अनु, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, विक्रम और वैशांक कहते रहे। अनु का धैर्य जवाब दे गया। पहले वैशांक को थप्पड़ मारा, फिर विक्रम को। क्या समझते हो तुम लोग, मैं कोई बाजार की गुड़िया हूँ क्या? जो तुम कहोगे तो तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। शांति से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अभी हाथ से मारा है, अगली बार पैर से मारूंगी। अगर फिर दिखे तो जान से मार दूंगी। और वैशांक पर चिल्लाई, तुम यहाँ से जाओ पहले। उसके थप्पड़ से वैशांक को चोट लगी थी। वह दर्द से अनु को देख रहा था और विक्रम को गुस्से से देखते हुए अपनी कार लेकर
वहाँ से चला गया। विक्रम भी गंभीरता से कार में जाते हुए वेशांग की तरफ देख रहा था। फिर अनु की तरफ देखा तो अनु ने इस बार विक्रम के गाल पर और जोर से थप्पड़ मारा। आखिर तुम कौन हो? मैं तुमसे मुझे प्यार करने के लिए कहा था क्या? क्यों ऐसे नाटक कर रहे हो? मेरे पीछे पड़ रहे हो? तुमने जो करना था कर लिया ना। मैं सड़क पर आ गई हूँ, यही तुम चाहते थे, इसलिए मेरे घर आकर शादी करने के लिए कहा। और अब जैसा तुम चाहते थे मैं सड़क पर खड़ी हूँ, फिर भी तुम्हें सुकून नहीं मिला। विक्रम चौंक कर बोला, तुम क्या बोल रही हो? मैं सच बोल रही हूँ, बिल्कुल सच। क्या मुझे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का हक नहीं है? क्यों तुम बार बार प्यार प्यार कहकर मेरा पीछा कर रहे हो? पहले ही मैं अपने पेट में किसी और का बच्चा लिए घूम रही हूँ, फिर भी तुम्हें मेरे पीछे पड़ने में शर्म नहीं आती? विक्रम ने कहा, अनु तुम्हारी बातें हद से बढ़ रही है। नहीं, हद नहीं, मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ। हाँ, मैंने किसी से प्यार किया। हम दोनों शादी से पहले ही एक दूसरे के करीब आ गए, हमारे शरीर एक हो गए और अब हमारे प्यार की निशानी मेरे गर्भ में पल रही है। उसने मुझे धोखा दिया या मुझसे दूर चला गया, ये हमारी बात है, तुम्हारी नहीं। क्या तुम कोई बहुत बड़े महान इंसान हो जो मुझे संभालने आए हो? क्या हर शहर की लड़की को ऐसे ही अपनाने का इरादा है तुम्हारा? मेरी जिंदगी मेरी है, मैं जैसे चाहूँ वैसे जीऊँ। तुम्हारी दखल अंदाजी की जरूरत नहीं है। अगर दोबारा मेरे मामले में टांग अड़ाई तो अच्छा नहीं होगा। तुम कौन होते हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाले? मैं अपने पेट में इस बच्चे को रखूं या ना रखूं, पालूं या गिरा दूं, ये मेरी मर्जी है। और इस बच्चे का बाप कौन है ये जानने की जरूरत तुम्हें नहीं है। अगर दोबारा मुझसे यह सब पूछने की कोशिश की तो मजबूरन मुझे तुम्हारे खिलाफ केस करना पड़ेगा कि तुम मुझे प्रताड़ित कर रहे हो, समझे? अब दोबारा मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, जाओ यहाँ से। अनु गुस्से में वहाँ से चली गई, यह कहते हुए कि वह उसे जिंदगी नहीं जीने दे रहा। अनु तो चली गई, लेकिन विक्रम को अनु की हर एक बात ने उसे भीतर तक झकझोर कर रख दिया। उसने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा वो उसकी बातों से आहत था। मुझे माफ़ कर दीजिए विक्रम जी, अगर मैं ऐसे नहीं बोलती तो आप हर रोज़ मेरे पीछे घूमते रहते, मुझे पता है। लेकिन आप जितनी दूरी मुझसे बनाए रखेंगे उतना ही अच्छा होगा। मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं आपकी शक्ल तक नहीं देखूंगी। यह कहते हुए अनु ने जल्दी से एक ऑटो पकड़ा और घर चली गई। शाम से उसने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए पेट में हल्की सी भूख महसूस हुई। वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए कुछ खाने को तैयार हुई। बस 2 निवाले खाकर डॉक्टर की दी हुई सारी दवाइयाँ ली और रोते रोते बिस्तर पर पड़ गई। लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह खुद को कोसती रही, मगर विक्रम की तीखी नज़रों की यादें बार बार उसके जहन में घूम रही थी। उधर विक्रम की हालत अनु से भी ज़्यादा खराब थी। वह सोच भी नहीं सकता था कि अनु उससे इस तरह बात करेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा उसे इस बात का दर्द था कि अनु ने उससे फिर कभी न मिलने की बात कह दी थी। क्यों? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो तुम्हें इतना अच्छा इंसान समझा था, लेकिन तुम मेरे सामने ही किसी और के साथ घूमने की बातें कर रही थी। सच कहूँ तो वही तुम्हें खत्म कर देना चाहता था, लेकिन कुछ नहीं कर सका, क्योंकि मैं आज भी तुमसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सोचते सोचते वह वहाँ से चला गया और फिर से शराब पीने लगा। शायद उसे लगा था कि उसकी तकलीफ शराब में डूब जाएगी, लेकिन उसने हद से ज़्यादा पी ली। जब सब सो चुके थे तब वह किसी तरह घर पहुंचा और अपने कमरे में चला गया। अनु की अब कभी न मिलने वाली बात ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। उसे वहाँ एक पल भी रुकना ठीक नहीं लगा और उसने तुरंत अमेरिका जाने का फैसला कर लिया। अगले 1 हफ्ते में अमेरिका जाने की सारी तैयारियां पूरी कर ली, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी बार अनु को देखना चाहता था। जब अनु अपने ऑफिस से घर लौट रही थी तब वह उसकी स्कूटी के पीछे पीछे चला, बिना उसे पता चले। जब अनु अपनी सहेली मेनका से बाय कहकर घर में एंटर हुई तब विक्रम ने उसे आंखों में भरकर आखिरी बार देखा और फिर जय के पास चला गया। विक्रम ने
जय को गले लगाते हुए कहा, कल सुबह मेरी फ़्लाइट है अमेरिका के लिए, मुझे यहाँ नहीं रहना है। पता नहीं मैं फिर कभी यहाँ आऊँगा या नहीं, लेकिन हर दिन एक बार उसे ज़रूर देखूँगा। वो कहाँ है, कैसी है, पता नहीं वो हमसे क्या छुपा रही है, लेकिन हमें उसे ढूंढ निकालना होगा। पागल है वो, उसे कुछ समझ भी नहीं आता। अकेले जीना इतना आसान समझ रही है, लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं कि कितनी नज़रें उस पर टिकी हुई है। प्लीज़ जय, उसकी मदद कर बस, विक्रम ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ कहा। जय ने पूछा, वो किसी और के बच्चे को अपनी कोख में लिए घूम रही है, फिर भी तेरे दिल में उसके लिए जरा भी प्यार कम नहीं हुआ विक्रम। विक्रम ने कहा, वो मेरी पगली है, अगर उसने कोई गलती भी की है तो मैं अपनी जान दे सकता हूँ, पर इस बात पर यकीन नहीं कर सकता। उसकी प्रेगनेंसी उसे बिना बताए कैसे हो सकती है? या तो किसी ने उसे मजबूर किया होगा या फिर कोई और वजह होगी, लेकिन सिर्फ अपनी मर्जी से उसने ये सब किया होगा, ये मैं कभी मान नहीं सकता। उसे तो बाहरी दुनिया के बारे में कुछ पता भी नहीं है। अगर उसने खुद किसी के पास जाने का फैसला लिया होता तो भी मैं यकीन नहीं कर सकता, लेकिन वो कुछ न कुछ हमसे ज़रूर छुपा रही है और हमें उससे सच उगलवाना ही होगा। तब तक उसकी पूरी जिम्मेदारी तेरी है, ठीक है? मैं कल सुबह की फ़्लाइट से जा रहा हूँ। जय ने कहा, अभी तेरा वहाँ जाना ज़रूरी है क्या विक्रम? तू यहीं रहकर अपने पापा का बिजनेस संभाल सकता है ना? मैं भी तुम्हारे ऑफिस में ज्वाइन कर लूँगा, विक्रम ने जवाब दिया। मैंने पहले ही पापा से तेरी जॉब के बारे में बात कर ली है। तेरा जॉब कंफर्म हो चुका है। अब से तू हमारे ऑफिस में काम करेगा। जब तुम चाहो जाकर ज्वाइन कर सकते हो, तुम्हें वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। मैं कांटेक्ट में हूँ ना, लेकिन इसे ऐसे देखने से मुझे यहाँ रहना नहीं है। इसे ऐसे देखते हुए मरते हुए जीने से अच्छा है कि मैं दूर चला जाऊँ, तो शायद हमारी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। चलो देखते हैं, अब मैं चलता हूँ, विक्रम ने कहा। तो जय ने पूछा, सुबह एयरपोर्ट पर मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, ठीक है ना? ठीक है, कहते हुए विक्रम वहाँ से घर चला गया। विक्रम घर पहुंचा तो उसके कमरे में श्रेया विक्रम का इंतजार कर रही थी और उससे पूछी, कहाँ गए थे तुम? विक्रम ने कहा, छोड़ो भी। श्रेया ने कहा, क्या छोड़ दे? जब पता चल गया कि वो किसी और से प्यार करती है, फिर भी तुम्हें उससे इतना प्यार है, तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते भैया? विक्रम ने कहा, जितना प्यार मैंने उससे किया है, उसे भूलना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन वो कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। विक्रम ने गुस्से में कहा, चाहे हो या ना हो, वो मेरी है, बस मेरी है। मैं जब तक जीऊँगा उसके लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा, चाहे उसके 4 बच्चे हो जाए, चाहे उसकी शादी किसी और से हो जाए, समझी? ऑलरेडी किसी और के बच्चे को वो अपने पेट में पाल रही है भैया। ऐसे में तुम्हें उससे प्यार क्यों हो गया? उसे भूल जाओ भैया। अगर मैं तुम्हें उसे भूलने के लिए कहूँ और तुम दूसरी शादी कर लो, तो क्या तुम उसे भूलकर खुश रह पाओगी श्रेया? विक्रम ने अपनी बहन की आंखों में सीधे देखते हुए पूछा। जय के बारे में ये बात पता चलते ही श्रेया विक्रम को हैरानी से देखने लगी। विक्रम ने कहा, श्रेया, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? वो मेरा बचपन का दोस्त है, हमारे बीच कोई राज नहीं है। तुम्हें उससे प्यार है, ये मुझे उसी दिन पता चल गया था जिस दिन तुमने उसे प्रपोज किया था। तुम दोनों के बीच अब तक जो कुछ भी हुआ सब मुझे पता है। भूल जाओ कहना इतना आसान नहीं है। भूलने का दर्द वही समझ सकता है जो उसे सहता है। मेरा दर्द मैं सह लूँगा, लेकिन तुम यहाँ खुशी से रहो और पढ़ाई करो, समझी? माँ और पिताजी का ध्यान रखना। और जय, अभी उसे परेशान मत करो, पहले उसकी पढ़ाई पूरी होने दो। मैंने हमारे ऑफिस में ही जय के लिए नौकरी देखी है, उसे थोड़ा अपनी ज़िंदगी में सेटल होने दो। वो हमारी तरह अमीर नहीं है, ये तुम्हें पता है ना। जब वो अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सेटल हो जाएगा तो मैं खुद तुम दोनों की शादी करवाऊंगा। तब तक उसे परेशान मत करो, ठीक है? विक्रम ने अपनी बहन के सिर को सहलाते हुए कहा। श्रेया ने कहा, लेकिन मुझे तुम्हारी याद आएगी भैया। उससे दूर रहने के लिए तुम हमसे दूर क्यों जा रहे हो? तुम यहीं रह सकते हो। विक्रम ने कहा, मैंने पहले से ही
फैसला कर लिया है श्रेया। प्लीज़ अब मुझे परेशान मत करो। कल सुबह ही मेरी फ्लाइट है, थोड़ी देर सो लेता हूँ। ठीक है, गुड नाइट, ध्यान रखना, श्रेया ने कहा और अपने कमरे में चली गई। विक्रम भी बेचैनी से अपनी यादों में खोया हुआ सो गया। ठीक अलार्म बजते ही वह उठा, तैयार हुआ और अपना बैग लेकर नीचे आ गया। उस समय तक महेंद्र जी और मंजू जी श्रेया के साथ हॉल में विक्रम का इंतजार कर रहे थे। बेटा दूर जा रहा है, ये सोचकर मंजू जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने विक्रम को गले लगाया और कहा, ध्यान रखना बेटा। वहाँ सबने एक ही बात कही, माँ मैं चलता हूँ कहकर, माँ बाप का आशीर्वाद लेकर, बहन को गले लगाकर मैं चलता हूँ पिताजी कहा। महेंद्र जी ने कहा, एयरपोर्ट तक मैं आऊँगा विक्रम। नहीं पिताजी, जय आएगा, उसने कहा। देखो वह पहले से ही आ गया है। विक्रम ने घर में आ रहे जय को दिखाया। श्रेया ने कहा, कम से कम मैं तो आऊँगी। हाँ चलो, विक्रम ने कहा। ठीक है कहकर विक्रम ने सारे बैग डिग्गी में रख दिए। जय ड्राइविंग सीट पर बैठा, विक्रम पीछे की सीट पर बैठ गया। श्रेया सामने की सीट पर बैठी। जब वे एयरपोर्ट पहुँचे तो 2 घंटे हो चुके थे। विक्रम सारे बैग लेकर अंदर चला गया। जय और श्रेया उदास होकर विक्रम को देख रहे थे। विक्रम ने कुछ नहीं कहा और जय से बोला, जय अनु का ध्यान रखना। उसने जय से सिर्फ इतना कहा और अपनी बहन को गले लगाकर बोला, बाय, मैं वापस आऊँगा। और अनाउंसमेंट होते ही वहाँ से चला गया। जय और श्रेया भारी मन से वापस लौटने लगे। वापस जाते हुए जय और श्रेया एक खाली जगह पर गाड़ी रोकते हैं। श्रेया तुरंत जय को गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है, ऐसा क्यों हुआ उसके साथ? वो कितना प्यार करता था उससे, उसने उसे धोखा क्यों दिया? जय श्रेया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, अनु की कोई गलती नहीं होगी, उसके जीवन में कुछ हुआ होगा, हमें बस इतना पता लगाना है। वो तुमसे सबसे ज़्यादा क्लोज थी, अगर तुम्हें भी भरोसा नहीं है तो कैसे चलेगा? श्रेया आंसू पोंछते हुए बोली, चाहे जितना भी ना मानूं, पर सच खुद सामने आ ही जाता है। अब मैं उसे झूठा कैसे मान लूं? जय बोला, चलो देखते हैं श्रेया, असल में उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ और क्या होने वाला है। पहले अनु के पेट में पल रहे बच्चे के पिता के बारे में पता चले तो सारे सच सामने आ जाएंगे। तुम ज़्यादा मत सोचो, वो वहाँ जाकर काम में लग जाएगा तो ये सब भूल जाएगा। ठीक है, ये कहकर जय ने श्रेया को थोड़ी देर के लिए शांत किया और उसे घर छोड़कर अपने घर चला गया। इधर विक्रम अमेरिका पहुंचने के बाद महेंद्र जी के कहने पर पहले से ही उसके लिए घर का इंतजाम कर दिया गया था। वहां पहुंचने के बाद अगले ही दिन विक्रम महेंद्र जी के दोस्त के ऑफिस में एक साधारण कर्मचारी के रूप में काम करने लगा। विक्रम को अपनी मर्जी से काम करने दिया गया और ऑफिस के बॉस ने भी कुछ नहीं कहा। यहाँ अनु अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे बिता रही थी। ऑफिस जाना आना और रात भर विक्रम को याद करके रोते हुए सोना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। उधर अमेरिका में विक्रम की भी यही हालत थी। सुबह उठना, तैयार होना, ऑफिस जाना, रात भर ड्रिंक करना और अनु के ख्यालों में खोए रहना, उसे याद करना, सपनों में उसे देखना, यही उसकी दिनचर्या थी। यहाँ श्रेया फिर से अपनी कॉलेज की पढ़ाई जारी रखे हुए थी और जय भी ऑफिस के काम करने लगा था। इसी बीच अनु को 5 महीने हो गए थे। उसका पेट भी थोड़ा थोड़ा दिखने लगा था। अनु ढीले कपड़े पहनकर छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक दिन लंच टाइम में उसे बहुत उल्टी हुई। वो वॉशरूम जाकर अपना चेहरा धोकर बाहर आई और मेनका को बुलाया। शरीर में बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा मेनका, मैं घर जा रही हूँ, ज़रा बॉस से पूछ सकती हो, अनु ने कहा। उनके बॉस के हाँ कहने के बाद मेनका और अनु दोनों घर पहुँचे। घर पहुँचते ही अनु फ्रेश होकर आई, अपनी दवाइयाँ खाई और जूस लेकर मेनका के पास आ गई। अब तक मैं पूछना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हें इस हालत में देखकर अब पूछे बिना रह नहीं सकती। अनु, तुम्हारी ज़िंदगी में आखिर हुआ क्या कि तुम इतनी अकेली हो गई?
तुम्हारी बहन ही तो थी जिसने तुम्हें ऑफिस में ज्वाइन करवाया था, लेकिन तब से अब तक वो कभी दिखाई नहीं दी। आखिर क्या चल रहा है? और फिर तुम हर महीने हॉस्पिटल भी जाती हो, वो भी मुझे बिना बताए। बताओ अनु, आखिर बात क्या है? मेनका ने चिंता से पूछा। अनु ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, मेरे पास अब तक कोई दोस्त नहीं था। जो भी थे वो मुझसे दूर हो गए, लेकिन अब मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ और इसी विश्वास से तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात किसी और से नहीं कहोगी। मेनका ने अनु का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मैं वादा करती हूँ अनु, तुम्हारी बातें मैं किसी और से नहीं कहूँगी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।